सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अध्याय 4 देख रहे हैं, जलवायु। खासतौर पे हिंदुस्तान की जलवायु के बारे में देखेंगे। सबसे पहले समझिए कि ये जलवायु मतलब होता क्या है। जल मतलब पानी, वायु मतलब हवा। तो वायु यानी हवा और पानी। हवा और पानी कैसा है किसी जगह का, कहते हैं ना कि आपके यहाँ हवा पानी कैसा है, इसका मतलब जलवायु कैसा है, वहां का वातावरण कैसा है, वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहां का टेम्परेचर कैसा है, वहां पर कैसा माहौल है, ठंडा है, गर्म है, कैसे कपड़े पहनते हैं लोग, कैसे दिखते हैं लोग, किस तरीके से उनके खान पान में डिफरेंस आता है। तो जो हम पहले देख चुके हैं इसके पहले, उसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। वो था, एक तो मैं हर शब्द का पहला ये अक्षर लिखूंगा, स्थलाकृति। एक तो स्थलाकृति है था, यानी कि लैंडफॉर्म कैसा है, पहाड़ है, पठार है, नदी है, पिट है, क्या है। उसके बाद हमने एक बात की अफवाह की। अफवाह का मतलब है कि अगर पानी आता है तो किस तरीके से ड्रेन होता है, क्या क्या तरीका हो सकता है, क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं, क्या क्या फॉर्मेशन होते हैं। तो ये दो चीजें तो हमने जान ली। दो चीजें जान ली कि स्थलाकृतियां यानी कि जो लैंडफॉर्म है वो कैसा हुआ और कैसे बना, और ड्रेनेज पानी किस तरीके से आता है, जाता है, और किस तरीके से उस जगह के को अफेक्ट करता है। इसके अलावा तीसरी चीज जो बहुत जरूरी होती है किसी भी क्षेत्र के मूल तत्व अगर आप समझना है आपको, तो तीसरी चीज इसके लिए हमारा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आज हम बात करने वाले हैं, प्राकृतिक एनवायरनमेंट को, प्राकृतिक पर्यावरण को अगर आपको समझना है तो इसके लिए हम आज जलवायु यानी कि वायुमंडलीय अवस्था के बारे में जानेंगे कि यहाँ का वायुमंडल कैसा है, यानी कि यहाँ पर जलवायु कैसी है, किसी भी जगह पर जलवायु कैसे हो सकती है। आपने देखा होगा कि कभी आपको ठंड लगती है, कभी गर्मी लगती है। यहाँ अगर लोग देखें तो हमेशा उनको ठंड का ही माहौल महसूस होता है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको थोड़ा सा चीकट चीकट जिसे कहते हैं, यानी कि मॉइस्चर लगेगा, लेकिन फिर भी एक सम जलवायु होती है। लेकिन यहाँ चले जाएं आप इस जगह पे तो आप मरुस्थल में बहुत गर्म होता है। तो अगर आप दो शब्दों को जाने, कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि दो शब्द हैं, बहुत एक जैसे दिखते हैं लेकिन इनमें बहुत बड़ा अंतर है। पहले मैं बात करूंगा जलवायु की, और फिर मैं बात करूंगा मौसम की। मौसम, तो जलवायु और मौसम में क्या है, क्या अंतर है। मान लीजिए आपका ये एक क्षेत्र है, आपने कोई एक क्षेत्र लिया, ये वाला क्षेत्र लिया, एग्जाम्पल ले रहा हूं। हुआ ये कि आपने कहा कि आज यहाँ मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है, रात दिन के 2 बजे, रात के 3 बजे आपने कहा मुझे तो ठंड लग रही है। तो आपने ये कहा किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर मिनट पे, पर्टिकुलर सेकंड पे, कि आपने कहा कि मुझे ये चीज लग रही है। तो मौसम किसी एक पर्टिकुलर समय में, एक विशेष समय में, किसी एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था बताता है कि ये अभी गर्म है। कभी हो सकता है कि अंधड़ चल रहा हो, आप बोलेंगे यार ये तो अंधड़ चल रहा है। कभी एकदम से बरसात हो गई तो हल्का सा ठंड लगने लगी, तो आप बोलेंगे यार ये तो 4 बजे शाम को बरसात हो गई, 4 बजे मुझे ठंड लग रही है। तो जो आप समय लिया ना, आपने जो एग्जैक्टली समय बताया, उसे कहते हैं मौसम। दैट इज कॉल्ड मौसम। लेकिन अगर आप मान लीजिए इस पूरे इलाके का 30 साल से ऊपर का ब्यौरा लें कि हर दिन हर समय क्या जलवायु रही, क्या जो इसका वायुमंडल था उसकी क्या अवस्था रही, तो इस 30 साल के ऊपर जो पूरा आप जोड़ लेंगे, क्यूमुलेटिव जोड़ लेंगे, तब आप बता सकते हैं कि यहां पर अमूमन जलवायु कैसी है। तो जितनी भी चीजें चेंज हो रही है, 4 बजे आपको बरसात में ठंड लग गई और रात को आपको गर्मी लग गई, ठंड लग गई, दिन में गर्मी लग गई, इन सबको मिला लिया जाए, लेकिन ये 30 साल से ऊपर होना चाहिए, तब आप ये कहेंगे कि हाँ ये यहाँ की जलवायु है। तो जलवायु जो है अमूमन एक जैसी रहती है, लेकिन मौसम क्योंकि समय के हिसाब से है, आज रात को कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो गया तो आपको अलग तरीके से हो रहा है। मौसम एक किसी पर्टिकुलर जगह पे होता है। तो जैसे मौसम और जलवायु की मैंने बात की, ये कई चीजें, एक आप ये कहें कि इनको डिफाइन कैसे किया जाएगा, इनके अंदर क्या क्या तत्व होते हैं। तो मौसम और जलवायु में सबसे पहले आता है तापमान, टेम्परेचर। अगर आप जैसे तवे को छुएंगे
तो आपको नॉर्मल टेम्परेचर लगेगा, लेकिन जैसे ही वो गर्म हो जाएगा, जैसे उसके नीचे आप गैस जला देंगे तो एकदम आपको चटका लगेगा, आप हाथ डालेंगे तो वो तापमान होता है, तापमान से आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि गर्म है कि ठंडा है। इसके अलावा वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब इसका मतलब होता है कि प्रेशर, किसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए आप जब खड़े हैं ना तो आपके ऊपर जो ऊपर का एटमॉस्फेयर है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत कुछ है, हवा है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, वो आप पे एक प्रेशर डाल रहे हैं, आपके ऊपर एक दाब डाल रहे हैं। तो वायुमंडल एक दाब डालता है, उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हर जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक जैसा नहीं होता, अभी बताऊंगा जैसे कैसे चेंज होता है। इसके अलावा हवा, हवा कैसी है, पवन कैसी है, मतलब विंड फ्लोइंग, हवा कैसे बह रही है, ये डिपेंड करता है, ये भी चीज इसमें होती है। और हवा के अंदर कितनी पानी की मात्रा है, कितनी नमी है, उसे आर्द्रता कहते हैं। और उसके बाद ये कितना पानी गिरा सकता है, इसके ये कितना वर्षा होगी, ये सारी चीजें। तो मौसम तथा जलवायु के तत्व, तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता और वर्षण, ये एक ही आपको मिलेंगे। ये होगा मौसम में भी एक जैसा मिलेगा, जलवायु में भी ऐसा मिलेगा, लेकिन इन सबको डिफाइन करने के लिए, दोनों को डिफाइन करने के लिए ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, ये सब इसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें कि अगर एक कुछ महीनों के बारे में बात करें या सप्ताह के बारे में बात करें, तो वो वहां का जो मौसम चेंज हो सकता है, लेकिन जलवायु एक जैसी रहती है, राइट। तो अगर हम महीनों के हिसाब से बात करें तो हो सकता है कि आप कहें कि आपकी ग्रीष्म ऋतु आ गई, आप कहें कि मई जून में मुझे गर्मी लग रही है, इस इलाके में मैं रह रहा हूं, तो यहां पर आपका ग्रीष्म ऋतु आ गई। और अब अगर आप कहें कि भाई मानसून आ रहा है, बरसात हो रही है, तो आप कहेंगे वर्षा ऋतु आ गई। तो इस हिसाब से विश्व को, जैसे मैंने इस इलाके को बताया, इस इलाके को बताया, तो विश्व का जो भी इलाका है या जो भी क्षेत्र है, उनको अलग अलग जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है कि यहाँ की जलवायु अलग है, यहाँ की जलवायु अलग है। तो भारत जो है वो किस जगह पे आता है, इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि भारत है कहां पर। भारत, अगर मैं ग्लोब को बताऊं, ये विषुवत वृत्त है, यानी कि ये इक्वेटर है। इसके ऊपर आती है यहाँ कर्क रेखा, यहां पर आती है मकर रेखा, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 23.5 डिग्री पे होती है, 23 डिग्री 5 मिनट्स, मैं 23.5 डिग्री माने इसको भी, 23.5 डिग्री पे है ये। और ये उत्तर में है, ये आपके साउथ में, उत्तर में, ये दक्षिण में है। तो भारत जो है वो इस तरीके से यहां पर आता है, क्योंकि भारत शुरुआत होता है 8 डिग्री से, और ये विषुवत वृत्त जो है ये 0 डिग्री है, तो 8 डिग्री से शुरू होता है। तो ये जो अंदर का इलाका है किसके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में जो इलाका आता है, वो इलाका होता है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध यहां पर मौसम होता है। लेकिन उष्ण कटिबंध कैसे होगा, देखिए यहां पर सन है, चलिए मैं यहां बना देता हूं। अब सन की रोशनी जो है वो इस तरीके से बिल्कुल सीधी पड़ती है किस पे, विषुवत वृत्त पे। तो विषुवत वृत्त जो है कि जो इक्वेटर है वो हमेशा गर्म रहेगा, हमेशा गर्म रहेगा। लेकिन क्योंकि ये जो हमारा अर्थ है ये इस तरीके से गोल तो नहीं है, तो मैंने बना दिया, लेकिन ये इसकी धुरी इस तरीके से है, तो थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा टेढ़ा है, और ये सूर्य के अलॉन्ग घूमता भी रहता है, तो इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है, मतलब ये ऐसे ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। इसका मतलब इस जगह पे भी अगर आप कहें कि यहाँ पर रुका हुआ, यहाँ पर रुका, तब तो ये सूरज की पूरी कहे लंबवत या सीधी रेखा इस पे पड़ेगी। लेकिन ये क्योंकि थोड़ा टेढ़ा है और थोड़ा इसको टेढ़ा करके घुमाएं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी अलग अलग तरीके से, कभी यहाँ पर जो लंबवत रेखा है कभी यहाँ पड़ रही है, कभी यहाँ पड़ रही है, लेकिन रहती इनके बीच में, राइट। ये चीज बहुत जरूरी है समझने के लिए कि हम लोग कहाँ पर हैं। हम लोग उष्ण कटिबंधीय इलाके में है, लेकिन हिंदुस्तान या भारत का, क्योंकि हम ये इलाका तो हमारा है, चलिए उष्ण कटिबंध में आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पर भी आते हैं, इस जगह पे भी आते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीजें जिसको मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा, इसलिए हम जो है उष्ण कटिबंधीय मानसून, हमारा उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है हमारी। तो मानसून शब्द कहां से आया है, ये शब्द आया है मौसम शब्द से। कहां से आया है, मानसून शब्द आया है आपके मौसम से नहीं आया, मौसम से आया, ध्यान रखिएगा, ये मौसम से आया है। इसका मतलब मौसम का अर्थ होता है मौसम, और ये आया है अरबी शब्द से। अब अरब वाले लोग जब यहाँ पर आते थे ना, हम ट्रेड करने के लिए, तो जब वो जाते थे तो उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा अच्छा हो गया। जब वो जा रहे थे उन्होंने कहा कि ऐसी हवाएं चल रही है जिससे हम आराम से, बहुत अच्छे से, हमारी शिप जो है या जो भी उनका नौका थी, बड़े अच्छे से वहां पहुंच जा रही है अरब में।
मतलब उन्हें फैसिलिटेट कर रही है, तभी उन्होंने अपना शब्द दिया है इसको मानसून, मौसम। तो मानसून का मतलब क्या होता है? एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन, यानी जैसे जैसे ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु आपकी ग्रीष्म ऋतु हो गई, शीत ऋतु हो गई, उस हिसाब से कैसे हवा, वायु या ये कहें कि विंड फ्लो कर रही है किस डायरेक्शन में, इसे ही मानसून कहते हैं। मानसून का मतलब ये कभी भी ये मत लीजिएगा मानसून का मतलब बरसात से होता है। मानसून का सीजन होता है जिसमें बरसात होती है, लेकिन मानसून का असली मतलब होता है कि हवा जो है बह रही है अलग ऋतु में, अलग डायरेक्शन में। तो मैं फिर से बताता हूं कि भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। हम लोग मानसून जलवायु में आते हैं। और एशिया के इस प्रकार की जो जलवायु है वो दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। अब आपको एक चीज समझनी होगी, जब भी मैं बात करूंगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, यानी ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। तो हम अगर बात कर रहे हैं कि भाई ये जो जलवायु हमारी मानसूनी जलवायु, ये अगर आप देखें दक्षिण और दक्षिण पूर्व, दक्षिण कौन सा हुआ? ये, और दक्षिण पूर्व, लेकिन एशिया की बात हो रही है। ये है पूर्व, ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व, और एशिया की बात हो रही है। तो पूरे एशिया को लीजिए, उसके दक्षिण, हम दक्षिण में आते हैं, और दक्षिण पूर्व यानी कि इस जगह पे ये दक्षिण है, ये दक्षिण पूर्व। तो अगर पूरे एशिया को लिया जाए तो ये मतलब एशिया इस तरीके से लिया जाए तो उसके दक्षिण और दक्षिण पूर्व इस इलाके में आते हैं, और इस इत्तेफाक से हम उसी इलाके में आते हैं, हम उसी इलाके में आते हैं। तो दो चीजें शुरुआत करते हैं जानने की, एक तो तापमान है और वर्षण। तापमान यानी कि टेम्परेचर, गर्म है, ठंडा है, और वर्षण मतलब बरसात कि एक स्थान से दूसरे स्थान में मौसम कैसे बदलता है तापमान और वर्षण को लेकर। जैसे गर्मियों में अगर आप आए यहाँ राजस्थान, इस इलाके में आए, तो राजस्थान में खासतौर पे जो मरुस्थल का एरिया है, इसमें आपको दिन का टेम्परेचर मिलेगा गर्मियों में 50 डिग्री। लेकिन जैसे ही शाम होगी आप देखें यहाँ टेम्परेचर हो गया 15 डिग्री। 15 डिग्री तो थोड़ा ठंड होती है। अगर आप जम्मू कश्मीर के इलाके की बात करें तो पहलगाम का जो एक इलाका है, वहां पर 20 डिग्री टेम्परेचर रहता है इसी समय। और अगर सर्दी की रात में देखें तो जम्मू कश्मीर का एक द्रास इलाका है, बेसिकली दर्रा है वो, वहां पर पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं, ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर इतना नहीं होता है, -5 -7 तक लास्ट जाएगा। आप जब ऊपर की बात कर रहे हैं, दर्रे की बात कर रहे हैं, द्रास की बात मैं कर रहा हूं, वहां -45 डिग्री टेम्परेचर होता है। लेकिन अगर आप यहीं पे तिरुवनंतपुरम में आ जाए, तिरुवनंतपुरम में आ गए तो वहां पर आप देखेंगे 22 डिग्री है। इधर आ जाए जो आपको बस 22 डिग्री मिलेगा। तो जैसे मैंने कहा, अंतर भी बहुत होता है दिन रात के टेम्परेचर में। मरुस्थल में 50 डिग्री है, दिन में रात को हो गया 15 डिग्री। और अगर आप केरल और अंडमान निकोबार, ये यहाँ पर आप केरल में आ गए, यहाँ पर आप अंडमान निकोबार पे आ गए, यहाँ पर आपके लक्षद्वीप पे आ गए, तो यहाँ पर आप देखें कि दिन रात के टेम्परेचर में अंतर ही नहीं दिखता आपको अगर आप तटीय इलाकों में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ सम जलवायु है। क्योंकि अगर जलवायु चेंज भी होती है ना, तो यहाँ पर पानी है आपका। ये पानी जो क्या करता है, ये पानी जो है यानी कि जो वाटर है, क्योंकि यहाँ पर वाटर है वो इसको कवर कर लेता है। वाटर जो है इसको कवर कर लेता है, यानी कि उस जलवायु को अगर गर्म भी हो रही है तो उसको शांत कर देता है, ठंडी भी हो रही है तो उसको भी शांत कर देता है। तो ये चीज है इसमें, ठीक। तो अब वर्षण की ओर जाते हैं। वर्षण के समय क्या होता है, जब बरसात हो रही होती है, या फिर ये कहे बरसात का समय क्या होता है। तो अगर आप देखें कि हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है। हिमालय में क्या होता है, वर्षण कैसे होगा, हिम के रूप में होता है। और देश के बाकी भाग में जो वर्षण होता है वो वर्षा के रूप, मतलब वो बकायदा पानी गिरता है उसमें। तो हिमालय में तो हिमपात हो जाता है, और जैसे किसी और इलाके में देखें, इस इलाके में देखें तो यहाँ पानी गिरता है। उसका भी एक कारण है। उसका कारण ये है कि हिमालय की जो हाइट है वो है 6000 किलोमीटर से ऊपर। और अगर आप ट्रोपोस्फीयर की बात करें, क्षोभ मंडल की बात करें, तो 4400 करीबन मीटर पे, 6000 मीटर है, 6000 मीटर है। तो 4400 मीटर पे अगर आप देखें तो उसके ऊपर तो 0 डिग्री, 4400 या 4000 के ऊपर जो होता है 0 डिग्री टेम्परेचर होता है। अगर आप हाइट के बारे में बात करें, जमीन से ऊपर की बारे में बात करेंगे, तो वहां तो प्रेसिपिटेशन क्या होगा, बर्फ के रूप में ही होगा। तो बर्फ ही गिरेगी। अगर वार्षिक वर्षण देखें, मतलब एक साल में कितनी बरसात हो रही है, तो मेघालय में आप देखें 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में अगर आप जाएं, तो लद्दाख जो है वो भी, और राजस्थान, ये दोनों ही
लद्दाख जो है ठंडा रेगिस्तान है, राजस्थान जो है वो अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करें, इस जगह की बात करें, तो फिर ये जो है वो भी आपका गर्म, एक लद्दाख ठंडा मरुस्थल है, राजस्थान गर्म मरुस्थल है। तो जहां मेघालय में 400 सेंटीमीटर बरसात हो रही है एक साल में, यहीं पर इन दोनों इलाकों में जिनका मैंने नाम लिया, लद्दाख और आपका पश्चिमी राजस्थान, यहां मात्र 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो देश के जितने भी हमारे भाग है उसमें अधिकतर वर्षा जो होती है वो होगी जून से लेकर सितंबर तक। ये ध्यान रखिएगा, जून से लेकर सितंबर तक। लेकिन तमिलनाडु का एक ऐसा तट है, ये तमिलनाडु वाला जो एरिया है जिसको हम कोरोमंडल तट भी कहते हैं, यहां पर जो वर्षा है वो अक्टूबर और नवंबर में होती है, अक्टूबर और नवंबर में होती है। उसका कारण ये है कि जब देखिए हमारे पास जब हवाएं चलती है तो दो तरीके की हवाएं हैं जो मानसून क्रिएट करेगी। दो मानसून की हवाएं हैं, एक तो जो यहां से आ रही है उसके बारे में बहुत लंबी चर्चा करेंगे हम, लेकिन जो यहां से आ रही है तो मोस्टली तो उसको ये पहाड़ रोक देते हैं, लेकिन जो यहां से आ रही होती है जिसे हम कहेंगे, कौन सी है ये, देखिए उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो उत्तर पूर्वी या ये कहें कि इस जगह से जो आ रही है वो हवाएं जब इधर आती है तो क्योंकि यहां तो रोक दी गई, लेकिन यहां से बढ़ रही है, यहां से बढ़ते इनमें, अच्छा यहां से जो हवाएं आती है वो तो जमीन से आ रही है, तो उनमें तो आर्द्रता नहीं है, पानी है, नमी नहीं है उनमें। तो ये जो हवाएं हैं जब इस यहां से ऊपर चलती हैं तो बंगाल की खाड़ी में, और हमेशा ध्यान रखिएगा समुद्र के ऊपर जब भाप बन के, अगर आप गैस में पानी गर्म करें तो भाप ऊपर की तरफ उठती है, भाप उठती है ना, तो ये तो पूरा पानी है। इस पे जैसे समुद्र, ये कहें कि सन की रेस पड़ेंगी तो यहाँ पानी भाप बन के उड़ेगा, भाप बन के जैसे उड़ेगा तो वो इन हवाएं इन्हें जज्ब कर लेंगी, और जब हवाएं इस तरफ तक पहुंचेंगी, यहाँ पर आपके वेस्टर्न घाट के पहाड़ है, या कहें ये जो पूर्वी घाट के पहाड़ है, उससे जाके ये टकराएंगी और टकरा के यहाँ बरसात कर देंगी। तो यही रीजन है कि तमिलनाडु के तट पर अक्टूबर और नवंबर में होती है, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर में ये वाले जो उत्तर पूर्वी हवाएं चल रही हैं वो आती है यहाँ पे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो तट वाले एरिया है, जो कोस्टल एरिया है, उसमें तापमान में ज्यादा अंतर नहीं होता है। अगर आप देश के आंतरिक भागों के बारे में बात करें तो ये यहाँ आंतरिक भाग में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। कहने का मतलब कि गर्मी के समय बहुत गर्मी होगी, ठंड के समय बहुत ठंडी होगी। और जैसे ही आप उत्तरी मैदान में आएंगे तो पूर्व से पश्चिम, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, अब देखें यहाँ पर तो मरुस्थल ही हो गया ना, यहां से यहां तक वर्षा जो है, या वे कहें जो बरसात है वो घटती है, ये घटती है। तो जैसे मैंने बताया कि लोगों मतलब अलग अलग यहाँ पर चीजें हो रही हैं, तो लोग अपने अपने अलग खाना खाते हैं, वस्त्र पहनते हैं, घर अपना बनाते हैं। तो हमेशा देखिएगा, जैसे अगर राजस्थान में देखिए तो घरों की दीवार मोटी होती है, छत बड़ी चपटी होती है। तराई क्षेत्र में जाए, गोवा में जाए, मैंगलोर में जाए, तो यहाँ ढाल वाली छतें होती है कि बरसात बहुत ज्यादा होती है। ऐसे असम में जाए तो आपको बांस के खंभों, यानी जो स्टिल्ट है, उस पर उनके घर बने होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें इसलिए हो रही है कि वहां पर जो जलवायु है, वहां पर जो अवस्था है, वहां पर जो पानी गिर रहा है, वो सारी चीजें अलग अलग है। अब हम आते हैं जलवायवी नियंत्रण, यानी कि आप कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। तो कोई भी अगर क्षेत्र ले ले तो वहां की जलवायु को कौन नियंत्रण करता है? आप कहें कि हवा पानी को कौन नियंत्रण कर रहा है? अब अगर इनकी बात करें तो इसमें आता है अक्षांश यानी लैटिट्यूड, तुंगता यानी कि ऊंचाई, वायु दाब यानी कि प्रेशर क्या है हवा का या एटमॉस्फेयर का, पवन तंत्र कैसा है, विंड का आपका सिस्टम कैसा है, समुद्र से कितनी दूरी है, महासागरीय धारा यानी कि ओशन करंट कैसी है, और उच्चावच लक्षण यानी कि रिलीफ कैसा है। इसको मैं इस तरीके से समझाता हूं कि सबसे पहले पृथ्वी की जो गोलाई है, इससे हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो अक्षांशों के हिसाब से अलग होती है। यानी जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम इस तरीके से हैं तो यहां पर सबसे ज्यादा हमें हीट मिल रही है। फिर भी ध्यान रखिएगा कि इसको कांस्टेंट मत मानिए, ये विषुवत है। तो हीट सबसे ज्यादा यहां मिल रही है, इसीलिए इसको उष्ण कटिबंध इसीलिए कहा जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर जाते ही शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा आपको मिल रही है। तो ये लैटिट्यूड ही तो है, ये अक्षांश ही तो है। ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 23 है, इसके ऊपर 30 है, ऐसे करके आप, ये भी 23 है, ये डाउन में है, ये अप में है, यानी कि नॉर्थ में है, साउथ में है। तो ये अक्षांशों पर बहुत डिपेंड करता है।
और एक दूसरी चीज देखिए कि आप हाइट पे चले जाएं। अब आप अगर देहरादून में आए और उसके बाद आप मसूरी चले जाएं, तो जैसे ही आप मसूरी पे पहुंचेंगे देहरादून से, आपको ठंड काफी ज्यादा लगने लग जाएंगी। देहरादून में भी है, लेकिन मसूरी में बहुत ज्यादा लगने लग जाएगी। यानी कि जैसे आप ऊंचाई की ओर जाते हैं, जैसे ही ऊंचाई चढ़ते हैं, वायुमंडल में सघनता कम होती है, डेंसिटी कम होती है। मतलब जो कंटेंट है वायुमंडल में, जितनी भी चीजें हवा या जो जो भी गैसेस हैं, जितनी भी चीजें कंटेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज होती है, वो सघनता डेंसिटी कम होने लगती है। और जैसे आप ऊपर जाते हैं, तापमान घट जाता है। तो आप जैसे पहाड़ के ऊपर जाएंगे, चाहे शिमला जाएं, चाहे मसूरी जाएं, चाहे माउंट आबू जाएं, साउथ में चले जाएं, तो आप देखेंगे कि ऊपर जैसी हाइट पे चढ़ेंगे, ठंडा मौसम हो जाएगा। तो अब बात करते हैं वायु दाब या पवन तंत्र की, यानी कि जो प्रेशर पड़ रहा है। आप ध्यान रखें कि जैसी आप पहली बार अगर मान लीजिए आप लेह पहुंचते हैं, वो बहुत हाइट पे है, तो कई लोगों को नाक से खून आता है। वो नाक से खून क्यों आता है? क्योंकि वायु का प्रेशर, हवा का प्रेशर है उनपे, है ना, हवा का प्रेशर है। वो प्रेशर जो है धमनियों को इतना ज्यादा बढ़ा देता है, धमनियों में ब्लड के वेग को, कि नाक से खून आने लग जाता है। तो ये वायु दाब है, ये भी अक्षांश ऊंचाई पे डिपेंड करती है। जैसे मैंने अभी नाम लिया लद्दाख का, तो किस जगह पे आप है, पहले तो आप ये बताइए कहां पर है, और उसके बाद कितनी हाइट पे है, दोनों को जोड़िएगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि वहां का वायु दाब और पवन तंत्र कैसा है। तो तापमान और वर्षा इसी तरीके से वितरित होती हैं, इसी तरीके से इधर उधर आपको दिखेंगे, अलग अलग मिलेगी। क्योंकि अगर समुद्र के बारे में बात करें तो यहां पर जलवायु सम है। जैसे जैसे आप समुद्र से दूर जाते रहेंगे, इसका प्रवास, क्योंकि पानी तो यहां तक है ना, पानी यहां तक है, या भाप भी बन के इधर तक ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर सब पहाड़ भी है, वेस्टर्न घाट में भी, ईस्टर्न घाट में, दोनों में पहाड़ है, तो यहां तक चीजें रुक जाएंगी। अब अगर आप इससे थोड़े दूर जाएंगे तो ये प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा। और अब यहाँ पर मौसम की जो अवस्था है, लोग फील करने लगेंगे। यानी कि अब जब इस इलाके में आएंगे तो यहाँ पर उनको महाद्वीपीय अवस्था मिलेगी, यानी गर्मी में बहुत गर्मी, सर्दी में बहुत सर्दी, और इसी को हम महाद्वीपीय अवस्था यानी कि कॉन्टिनेंटल जलवायु कहेंगे, कॉन्टिनेंटल मौसम कहेंगे, महाद्वीपीय। अब महासागरीय धाराएं क्या होती है? महासागरीय धाराएं कुछ इस तरीके से होती है कि हवा के वेग से चलती है। मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से चल रही है, यहाँ पर इस तरीके से चल रही है, ओशन करंट, पानी। अब अगर आप समझे, यहाँ पर खड़े हो जाए और आप समुद्र को देखें तो पानी हमेशा आपकी तरफ आ रहा होता है, यहाँ खड़े हो जाए तो पानी आपकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं, समुद्र में पानी मूव कर रहा होता है, इस तरीके से मूव कर रहा होता है, इस तरीके से मूव कर रहा होता है, इसकी डायरेक्शन है। और ये जो डायरेक्शन है ये नोन है, हम जानते हैं इसका डायरेक्शन क्या है, इसी को हम महासागरीय धाराएं कहते हैं। ये जो महासागरीय धाराएं घूम रही हैं, इसी से क्योंकि अगर इस तरह मान लीजिए यहाँ ठंडी महासागरीय धारा है, ये ठंडा करेगा, ये गर्म है तो इसको गर्म कर देगा जमीन को। तो महासागरीय धाराएं ठंडी और गर्म दोनों होती हैं, ध्यान रखिएगा। अगर पूरे विश्व का देखें तो ठंडी और गर्म दोनों मिलेगी, तो ये कहीं ठंडा करेगी, कहीं गर्म करेगी। विश्व का जो अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमको टेम्परेचर यहाँ मिल रहा है, सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ है, सबसे ज्यादा ड्राइनेस यहाँ है, इसलिए हमको इसी इलाके में मिलता है। आपको कहा उपोष्ण कटिबंध, थोड़ा सा ये उष्ण कटिबंध के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर उसका भी एक कारण है, उसको भी हम आगे देखेंगे। अब आते हैं हम उच्चावच पे। उच्चावच क्या होता है? रिलीफ होता है, यानी कि मान लीजिए एक ऐसा पहाड़ है और एक ऐसा पहाड़ है, तो इसका रिलीफ अलग है ना, अलग अलग है। तो रिलीफ भी बहुत मायने रखता है। मान लीजिए यहाँ से हवा चली आ रही है, आपका पहाड़ छोटा सा है, मतलब ये पहाड़ है, तो हवा तो निकल जाएगी, वायु तो निकल जाएगी। लेकिन बाय चांस ऐसा पहाड़ है आपका, तो हवा आ रही है, हवा क्या करेगी? इससे टकराएगी, टकराने के बाद ये कोशिश करेगी ऊपर जाए, ऐसी और हवा आ रही है। अब जब हवा आपस में मिल जाएगी तो इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब इसके अंदर जो कंटेंट है, कौन सा कंटेंट? नमी का कंटेंट, ये आपस में मिलेगा, और नमी मिलते वो इतना भारी हो जाएगा कि अब ये हवा इसको संभाल नहीं सकती, तो बरसात हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये जगह पे बरसात हो जाएगी, और इसको हम कहते हैं, जो दूसरा भाग है, इसको हम कहते हैं पवन विमुख ढाल, ये सूखा रह जाएगा अपेक्षाकृत। थोड़ी बहुत पानी तो यहाँ भी गिरेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हवा यहाँ भी पहुंच जाएगी, लेकिन मतलब बहुत सारी जब हवा अगर वेग से आ रही है, लेकिन मोस्टली अगर बहुत बड़ा पहाड़ है तो बरसात ही हो जाएगी। इसी कारण से ये जो हमारे ये है हिमालय, इनमें हमेशा के हमेशा बर्फ जमी रहती है, क्योंकि जितनी भी यहाँ साइबेरिया हवाएं आती है इनको रोक लेती है। आप चाइना को देखें या साइबेरियन रशिया का इलाका देखिए, वहां से जो ठंडी हवाएं आ रही होती है, ये इसे रोक लेता है और इस पे हिम चढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ से तो कोई ठंडी हवा आ ही नहीं रही है, तो समुद्र है,
तो फिर इन पे बर्फ कैसे आती है? वो इसी से आती है कि ये जो इनका जो उच्चावच है, रिलीफ है, या कहें जो एंगल है जिसके हिसाब से खड़े हुए, वो डिपेंड करता है। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारण मैंने एक पहली बात आपको बताई कि अक्षांश है। अक्षांश मतलब होता है लैटिट्यूड। इसको मैं जरा फिर से आपको बताने की कोशिश करता हूं। अक्षांश को हम दोबारा देखेंगे। लेट अस क्लियर दिस फर्स्ट। ओके, अक्षांश के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि जो हमारी कर्क रेखा है, जो ये तो आपका विषुवत हो गया, ये जो कर्क रेखा है ये कहां से निकल रही है? ये यहाँ कच्छ से लेकर मिजोरम तक जाती है, मिजोरम से होकर गुजरती है। तो हमारे देश का लगभग जो आधा भाग है वो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर हम नीचे है, आधा भाग नीचे, क्योंकि कर्क रेखा हमको ऑलमोस्ट 2 भागों में बांट देती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर इलाके में है आधा भाग, इसे ये तो उष्ण कटिबंधीय है, लेकिन इसके ऊपर कर्क वृत्त के या कर्क रेखा के ऊपर वाला जो इलाका, ये वाला जो इलाका है वो क्या है? वो तो उपोष्ण कटिबंध है। ये इलाका है उष्ण कटिबंध, और ये इलाका जैसे कर्क के ऊपर जाएंगे वो उपोष्ण कटिबंध है। इसलिए भारत की जलवायु में दोनों चीजें हैं, दोनों कंटेंट मिलेंगे, उष्ण कटिबंध भी मिलेगा, उपोष्ण कटिबंध भी मिलेगा। इसलिए आप ध्यान रखिएगा अक्षांश, क्योंकि हम ऐसी लैटिट्यूड पे है कि हमारे पास दोनों के दोनों जलवायु है। ऊंचाई की बात करें तो भारत के उत्तर में कौन सा भाग है? हमारे जो प्रहरी है वो है हिमालय पर्वत। इनकी औसत ऊंचाई है 600 किलोमीटर, 600 मीटर, 12 किलोमीटर बोल देता हूं मैं, ये 600 मीटर है, 6 किलोमीटर है एक्चुअली, इससे ऊपर ही है। तो अगर आप ये देखें कि भारत के अगर तट के इलाके में देखें तो औसत ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई 30 मीटर है। और ये जो है, जो हिमालय है, ये क्या करते हैं कि जो मध्य एशिया से जैसे ठंडी हवाएं, जो अभी भी मैंने डिस्कस किया, इसकी जो ठंडी हवाएं हैं उनको रोकने के लिए सबसे बड़े प्रहरी है, ये इन सबको रोक देते हैं। अगर मान लीजिए ये हिमालय नहीं होते तो हमारा वही हाल होता जो रशिया वालों का होता है और जो चाइना वालों का होता है जब ठंड पड़ती है। मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर पे होते, पूरा का पूरा हमारा देश उस फ्रीजिंग टेम्परेचर होता कम से कम यहाँ तक, क्योंकि इसके बाद यहाँ पानी आता है तो समजलवायु हो जाती। लेकिन यहाँ पर ये रोक लेते हैं, ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में आने से पहले ये रोकते हैं। और इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में अगर इस जगह की मध्य एशिया के बारे में बात करें, उससे अगर उससे कंपेयर करें तो हमारे यहाँ उतनी ठंड नहीं पड़ती जितनी कि वहां पड़ती है। वहां तो फ्रीजिंग ठंड होती है। अब हम आते हैं वायु दाब और पवन में। वायु दाब और पवन का क्या मतलब? प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और पवन। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ ले जाऊंगा। देखिए, भारत में जो जलवायु है और उसके संबंधित जो मौसम की अवस्थाएं हैं, उसमें वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित क्या चीज होती है? निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाएं संचालित होती है। कैसे? वायु दाब और धरातलीय पवने, यानी कि एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो जमीन के करीब जो हवा चल रही है, उसके बाद ऊपरी वायु परिसंचरण, यानी कि हमारे थोड़ा हाइट पे जो हवाएं चल रही हैं, उसके अलावा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। देखिए, सबसे पहले समझिए कि यहाँ से मेडिटेरियन से, यहाँ पर कैस्पियन सी भी है, बहुत सारे सीज है, वहां से भी हवा आती है और वो इस तरीके से आती है कि वो यहाँ भी आती है, वो यहाँ भी चली जाती है। ये जो हवाएं हैं, ये इसी को हम कहते हैं पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, क्योंकि ये पश्चिमी, देखिए ये पश्चिम है ना हमारा डायरेक्शन, यहाँ से आ रही है और यहाँ पर हमारे बहुत सारे मौसमों को ये अफेक्ट करती हैं। इसी को हम पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ कहते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु दाब और धरातलीय पवने तो आप समझ रहे हैं। ऊपर की वायु मतलब हवा से हम जब थोड़ा सा ऊपर तक जाएंगे, ट्रोपोस्फियर शोक मंडल तक जाएंगे, वो तो आपने समझ लिया। लेकिन ये समझना जरूरी है कि कौन सी मैं बात कर रहा हूँ, चक्रवाती विक्षोभ है क्या? ये यहाँ से आने वाली मेडिटेरेनियन से आती है, मेडिटेरेनियन सी से आती है।